सबसे पहला एआई पावर्ड बैच। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों बहुत ही शानदार क्लास को बिना किसी देर के। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही शानदार तरीके से आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे जिसका नाम है अध्याय नंबर 3। ठीक है, तो सारे बच्चे दौड़ के भाग करके कूदते फांदते हुए पहुंच जाओ क्लास में, क्योंकि क्लास होने वाली है शुरू फटाफट से। तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, उसके भाग क्या होते हैं। तो हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पिछली क्लास में चर्चाएं कर ली थी। उसके पश्चात हमारी आपकी वार्ता हुई थी किस पर, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, यानी कि शुक्र जनन पर। और शुक्र जनन मैंने आपको पढ़ा दिया था, लिखा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टुडे शुक्राणु से शुरू करेंगे और उसके बाद हम अंडाणु जन्म पढ़ेंगे, यानी अंड जन्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं शुक्राणु के बारे में, यानी कि स्पर्म के बारे में। हेडिंग डालने दीजिए बच्चों, तब मैं आपसे बात करता हूं। तो हेडिंग डालो बच्चों, शुक्राणु इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो पूछते हैं सर हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा, तो थर्सडे को आपका इसी बैच पर आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव। तो भैया बायोलॉजी का याद कर लो, आपका जो जीव विज्ञान है उसका थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा बायोलॉजी का। ठीक है जी, तो तैयार रहना, है ना जी। राधे राधे भैया, ये कमेंट चल रहा है, कमेंट चल रहा है ना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करेंगे, स्पर्म से पढ़ना शुरू करेंगे शुक्राणु क्या होता है। आप जानते हैं कि शुक्र जनन के बाद क्या होता है, लिखने में इतना टाइम बच जाता है, रिवीजन कैसे करें भैया, अब आपको लिखते समय रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट ही तो है, पब्लिक करने को बोल रहा है, नहीं करना है। ठीक है, तो शुक्राणु क्या होता है बच्चों, देखो लिखते हैं। शुक्र जनन के पश्चात पश्चात शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, एक विशेष कोश का। ठीक है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण सर्टोली कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिका के पोषण से होता है। तो सर्टोली कोशिका पोषण देती है। अब भाई साहब देखो, एक शुक्राणु का डायग्राम कैसे होता है, एक शुक्राणु की संरचना में क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका डायग्राम ही पूछता है और इसके बारे में पूछता है कि एक शुक्राणु की संरचना और शुक्राणु का डायग्राम बना करके दिखाइए। ठीक है, तो आइए भैया देखते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे बेटा, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब को सॉल्व करना है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे शुक्राणु सर्टोली कोशिका से बन जाते हैं, अब ये पोषण के द्वारा। अब इस शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, ध्यान से देखना, पहले डायग्राम बनाएंगे बच्चों, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। तो एक शुक्राणु कैसे होता है बच्चों, इधर देखो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करना आपके लिए वेरी वेरी कंपल्सरी। तो डायग्राम का जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए एक शुक्राणु की संरचना का। आपने किताब में किसी और तरीके से देखा है, आपको किसी टीचर ने कुछ और तरीके से बनाना सिखाया है, कोई बात नहीं, बस बनाना सीखिए। आप किताब से देख के बना सकते हैं, आप क्लास में देख के बना सकते हैं, आपने कहीं भी सीखा हो, पर आप इसको बनाइएगा जरूर। तो ये है शुक्राणु। तो ये शुक्राणु की संरचना कुछ ऐसी होती है। इसके पार्ट्स आपको याद रखना है, उसका नामांकन याद रखना है, किस पार्ट में क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको याद रखना है।
ठीक, तो कुछ इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। ठीक है, चैप्टर बच्चों आपका जितना अभी तक पढ़ा है बृहस्पतिवार तक, उतने तक का टेस्ट होगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 का होगा। तो भैया एक शुक्राणु होता है, अब इसमें कौन कौन सा भाग होता है, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला देख रहे हो इसे हम कहते हैं शीर्ष, या इसको कहते हैं सिर, इसे कहते हैं बच्चों मध्य खंड, और ये है पूंछ। तो एक शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। अब इस शीर्ष में जो सबसे ऊपर टोपी जैसा पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसमें एंजाइम भरे होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो अंडाणु को तोड़ते हैं निषेचन के समय। और ये है बच्चों केंद्रक, अगुणित केंद्रक, मतलब इसमें गुणसूत्र आधे हैं, क्योंकि भैया ये तो युग्मक है ना, ये है अगुणित केंद्रक। मध्य खंड में होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। एक शुक्राणु का डायग्राम ऐसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, आपका अगर अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देने का मन है या कोई दिक्कत है तो भैया प्लीज इसके बारे में आप स्कूल से पूछेंगे। ये परीक्षा इंपॉर्टेंट है, देना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप अपने स्कूल में एक बार फोन करके पता कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ कह दूं कि नहीं मत दो और आपके स्कूल वाले ने कह दिया नहीं, जो नहीं पाएगा उसको हम प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे, तब क्या करोगे? तो इसलिए बेटर होगा कि आप अपने स्कूल में फोन कर लो। अब शुक्राणु के भाग कौन कौन से होते हैं, तो भैया शुक्राणु की संरचना कैसी कैसी होती है फटाफट से आप समझ लीजिए। तो शुक्राणु की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? तो शुक्राणु की संरचना में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला शीट्स, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेटा हेड। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें अगुणित केंद्रक, इसमें अगुणित केंद्रक व टोपी नुमा, जैसे सिर पे टोपी होती है, एक्रोसोम होते हैं। जो या जिसमें अंडाणु को या अंडाणु के सॉरी आवरण को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं, तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों? मध्य खंड, मिडिल पीस। दूसरा पार्ट कराता है मध्य खंड, मिडिल पीस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो ऊर्जा प्रदान करता है, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें भैया जो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्लियर? और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? ठीक है, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसे कहते हैं पूंछ। तीसरा पार्ट है बेटा पूंछ, यानी कि टेल। ठीक है, यह शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है। तो भैया अगर आपसे शुक्राणु के बारे में पूछेगा, इतना बताना, ये शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ऑलराइट, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है क्लियर। तो ये हो गया भैया आपका शुक्राणु के बारे में।
तो हमने शुक्राणु जो हम पूरी तरह से पढ़ लिया, तो ये भैया शुक्राणु के बारे में पढ़ लो। ठीक है, देखो लिखा भी है पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लिख चुके हो तो लिखने की जरूरत नहीं आपको। ठीक, चलो अब भैया हम क्या देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंडजनन। अंडजनन क्या होता है, यानी कि किस प्रकार से क्या बनता है मादा युग्मक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बैक करके, बार बार बैक नहीं जाएंगे बेटा, आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको फिर पूरा लिखने का समय दे दूं, या आप ऐसे, आपको क्लास के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अपनी स्पीड इतनी तेज करिए कि मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं अंडजनन के बारे में, यानी कि oogenesis के बारे में। हेडिंग डालो बेटा, अंडजनन या oogenesis। तो अंडजनन या oogenesis क्या होता है, देखो व्हाट इज अंडजनन या फिर व्हाट इज oogenesis क्या होता है। तो जैसे पुरुषों में वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, वैसे मादा में अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं, और अंडाणु क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। तो मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अंडाशय में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। तो अंडाशय में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। ठीक है, सरम ओंकार वाले हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों ये बनता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से देख लेना कैसे बनता है, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो तैयार हो जाओ बेटा, प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होती है, ये प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब कोई महिला अपने माँ के गर्भ में होती है, मतलब पैदा होने से पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, लिख लो, यह प्रक्रिया मादा भ्रूण में ही प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण मतलब जो मां के गर्भ में होती है, मादा भ्रूण में ही प्रारंभ हो जाती है, और निषेचन से ठीक पहले पूर्ण होती है। निषेचन से ठीक पहले पूर्ण होती है। अब देखो मैं इसको जिस तरह से यहां समझाऊंगा, ध्यान से देखना। निषेचन से ठीक पहले प्रक्रिया पूरी होती है, कैसे होती है ध्यान से देखना। ठीक है, तारा आई में एक फीचर नहीं खुल रहा बेटा, खुल जाएगा। मेरी आंखें फूल गई, मैं सही देख नहीं पा रहा बेटा, डॉक्टर पास दिखाइए, आई ड्रॉप डलवाइए। ठीक है, आएगा बेटा, सबके पास आएगा, साथ ना धीरे धीरे अपडेट आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना। अब ये गूगल भेजा है, इसमें हम नहीं कर रहे हैं, गूगल भेज रहा है बेटा, लाखों बच्चों के पास जा रहा है, आ जाएगा, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा, उसके लिए घबराओ मत। ठीक, तो अब बच्चों ये प्रक्रिया कैसे होती है मैं आपको यहाँ बताया जा रहा हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ये प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, एक बच्ची के जन्म से पहले ही, ध्यान से देखना, इसको लिखना नहीं है, समझो। एक बच्ची के जन्म से पूर्व, जैसे मान लेते हैं एक गर्भवती महिला है। ठीक, एक गर्भवती महिला है, ध्यान से देखना, एक फीमेल है जो गर्भवती है ना, एक महिला है जो कि गर्भवती है। अब उसके गर्भ में क्या है, बच्चा है। अब उसके गर्भ में क्या बच्चा, एक बच्चा है। जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो ये एक मादा भ्रूण है, मतलब एक बच्ची है जो अभी पैदा नहीं हुई है। अब बच्चों इसके पैदा होने से पहले ही इस महिला के, इस बच्ची का जो अंडाशय है, अंडाशय बन जाएगा। इस भ्रूण के अंदर जो अंडाशय है, अंडाशय बन जाता है, 5वें महीने तक बन जाता है पूरी तरह। इसके अंडाशय में क्या होती हैं, विशेष कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं अंडजन कोशिका। क्या होती है बेटा, अंडजन कोशिका। इस अंडाशय में होती है अंडजन कोशिका, अंडजन कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं बेटा ऊगोनियम, ऊगोनियम। ठीक, अब अंडजन कोशिका में क्या होता है, पहले तो समसूत्री विभाजन होता है बच्चों, पहले तो समसूत्री विभाजन होता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है।
पहले तो समसूत्री विभाजन होता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक, ध्यान देना। तो एक महिला जब पैदा भी नहीं हुई होती है, जब वो भ्रूण अवस्था में होती है, तभी उसके अंडाशय में ये जो अंडजन कोशिका होती है, ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा देती है। फिर क्या होता है सर, इसके बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया के बाद अगला स्टेप क्या होगा, जैसे इधर देखो, ये अंडजन कोशिका है, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक अंडजन कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ली, ये अपनी संख्या बढ़ा ली, संख्या बढ़ा ली, ढेर सारी हो गई। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगी, जैसे इसकी संख्या बढ़ जाएगी ये अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देगी। युग्मक बनता है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन से, तो ये अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देगी, इसको चयन ही नहीं, ये अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देगी। ठीक, और अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ तो होगा, लेकिन ये जा करके रुक जाएगा प्रोफेज फर्स्ट में, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की एक अवस्था होती है, उसे कहते हैं प्रोफेज, तो प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक जाएगा। और जब रुक जाता है बच्चों, तो ये अंडजन कोशिका कहलाती है प्राथमिक अंडाणु। प्राथमिक अंडाणु के चारों तरफ कोशिकाओं का एक आवरण बन जाता है, इसके चारों तरफ कोशिका आवरण बन जाता है, और उस कोशिका आवरण वाली संरचना को हम कहते हैं अब प्राथमिक अंडाणु, और कोशिका आवरण वाली संरचना को मिलाकर हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। इसका मतलब क्या है, देखो डायग्राम समझो। तो ये जो अंडजन कोशिकाएं हैं ना, अब ये अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ करती हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं कर पाती हैं, और एक अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट, वहां पे आकर के रुक जाती हैं। जब रुक जाती हैं तो इनके चारों तरफ कुछ विशेष कोशिकाओं का ऐसे आवरण बन जाता है। इन कोशिका को कहते हैं बेटा कणिकामय कोशिका, इन्हें कहते हैं बेटा कणिकामय कोशिका। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसमें क्या क्या है, एक तो कणिकामय कोशिकाओं का आवरण और प्लस प्राथमिक अंडाणु, इसे कहते हैं प्राथमिक अंडाणु। तो अंडजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ शुरू करती हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ करती हैं, शुरू करती हैं, लेकिन ये रुक जाती हैं। अब इसको कहते हैं प्राथमिक अंडाणु, इसके चारों तरफ आ जाता है आवरण, उसको हम कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं भैया कणिकामय कोशिका, और इस पूरी संरचना को हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक पुटिका। तो एक बच्ची के जन्म से पहले ही उसके गर्भाशय में, सॉरी उसके अंडाशय में बहुत सारी प्राथमिक पुटिकाएं बन जाती है। डायग्राम बनाने के लिए नहीं बेटा, समझाने के लिए। तो ये जन्म से पहले हुआ, ये सब घटनाएं कब हुई, ये जन्म से पूर्व हुई। एक बच्ची के जन्म से पूर्व ये घटनाएं होती हैं। फिर से समझो, एक बच्ची का जब जन्म भी नहीं हुआ होता है, तो जब वो माँ के गर्भ में होती है, तभी उसके अंडाशय में अंडजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंडजन कोशिकाएं क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं और अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं। अब ये जो अंडजन कोशिकाएं हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ करती हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है, रुक जाता है। अब इसको अंडजन कोशिका की जगह पे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है, उसे हम कहते हैं कणिकामय कोशिकाओं का आवरण। तो प्राथमिक अंडाणु और कणिकामय कोशिका, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्राथमिक पुटिका। तो जन्म से पहले अंडाशय में लाखों की संख्या में प्राथमिक पुटिका बन जाती है। तो ये तो जन्म से पहले हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, फिर जन्म के बाद क्या हुआ, जन्म के बाद क्या हुआ, जब कोई बच्ची कहां पहुंच गई, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में, ठीक है। अच्छा, ये प्राथमिक पुटिका कितनी होती हैं, लाखों में। तो जन्म से पहले लाखों में इनकी संख्या होती है, लाखों में होती है, दोनों अंडाशय में लाखों में होती है। लेकिन जब तक वो किशोरावस्था में बच्ची पहुंचती है, मतलब वही 10 से 11 साल में, जब वो बच्ची पैदा होने के बाद 10 से 11 वर्ष की होती है, तब तक उसके अंडाशय में ये जो प्राथमिक पुटिका होती है धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, बस्ती क्या है, कुछ हजार, इसके पास कुछ हजार प्राथमिक पुटिका, बाकी सब नष्ट हो जाती है। कुछ हजार बचती हैं, बाकी सब नष्ट हो जाती है।
कुछ हजार प्राथमिक पुटिकाएं बचती हैं, बाकी सब नष्ट हो जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्राथमिक पुटिका है जब किशोरावस्था में पहुंचती है बच्ची, तो एक हार्मोन निकलता है मस्तिष्क से, उसे कहते हैं एफएसएच। मस्तिष्क के नहीं, पीयूष ग्रंथि से। तो बच्चों पीयूष ग्रंथि से, हमारे दिमाग में पीयूष ग्रंथि होती है, तो इस बच्ची को पीयूष ग्रंथि से निकलता है एक हार्मोन, से कहते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है। अब ये हार्मोन क्या करता है, जैसे ही किशोरावस्था में आता है तो ये प्राथमिक पुटिका में वृद्धि होती है। प्राथमिक पुटिका क्या थी, एक प्राथमिक अंडाणु और उसके चारों तरफ कणिकामय कोशिका, तो यही तो प्राथमिक पुटिका थी। इसे कहते हैं बच्चों प्राथमिक पुटिका। और आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन इसका रुका हुआ है। तो जैसे ही बेटा ये एफएसएच हार्मोन आता है इसके पास, तो इसमें क्या आता है, इसमें वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो वृद्धि होती है तो क्या होता है सर, तो वृद्धि होती है तो प्राथमिक पुटिका बन जाती है द्वितीयक पुटिका। सर द्वितीयक पुटिका में क्या होता है, देखो द्वितीयक पुटिका में ये होता है कि जो कणिका में कोशिका है ये बहुस्तरीय हो जाता है। ये कणिका में कोशिकाओं का स्तर होता है, पहले तो एक स्त्री था, अब ये बहुस्तरीय हो जाता है, मतलब इसमें एक से ज्यादा कोशिकाओं का स्तर आ जाता है। देखो कुछ इस प्रकार से, तो कणिका में कोशिकाओं का स्तर बहुस्तरीय हो जाता है, और ना सिर्फ बहुस्तरीय हो जाता है, साथ ही साथ बच्चों एक अन्य स्तर इसके चारों तरफ बन जाता है, एक अन्य आवरण भी इसके चारों तरफ ऐसे बन जाता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम रुका हुआ था वो प्रारंभ हो जाता है। ये जो अन्य स्तर बना है बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रवरण, ठीक है। और ये जो प्राथमिक अंडाणु था, इसका अर्धसूत्री विभाजन पुनः प्रारंभ हो जाता है, जो रुक गया था, इसका अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और ये जो कणिकामय है ये बहुस्तरीय हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद बच्चों ये जो इसके जस्ट बाद ये जो प्राथमिक पुटिका थी यहां बन गई बच्चों, इसे कहते हैं द्वितीयक पुटिका, इस पूरे कहते हैं द्वितीयक पुटिका। इसको और हार्मोन मिलेगा, एफएसएच हार्मोन और मिलेगा, तो ये द्वितीयक पुटिका और ज्यादा विकसित हो जाती है और बनाती है तृतीयक पुटिका। तृतीयक पुटिका में क्या होता है, ये प्रवरण दोहरे स्तर का हो जाता है, इसमें दो लेयर बन जाती है, ये लेयर बढ़ जाती है, यस, इसमें दो लेयर हो जाती है। दूसरा, यहां बीच में एक गुहा बनती है, यहां एक गुहा बनती है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हो जाता है और दो कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम कहते हैं बच्चों द्वितीयक अंडाणु, और जो छोटी कोशिका बन रही है इसे कहते हैं प्रथम ध्रुवी पिंड। जगह नहीं है, तो ये बन जाता है। अब इसके बाद इसमें और वृद्धि होती है, और ये अच्छा प्रथम ध्रुवी पिंड बाद थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाता है, ये थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है, ये नष्ट हो जाता है। ये जो द्वितीयक अंडाणु यही काम में आता है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये कुछ समय बाद एक और संरचना बदलता है, इसे कहते हैं तृतीयक पुटिका, इसे तृतीयक पुटिका कहते हैं। कुछ समय बाद भैया इसमें और परिवर्तन आता है और एक और संरचना बदलता है ये,
ऐसे, और इसे कहते हैं बच्चों ग्राफियन पुटिका। बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो द्वितीयक अंडाणु है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करना शुरू करता है पर फिर से रुक जाता है मेटाफेज सेकंड पर। तो ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण शुरू करता है, लेकिन ये फिर से मेटाफेज सेकंड पर रुक जाता है। मेटाफेज एक अवस्था होती है कोशिका विभाजन की, पर रुक जाता है। और इस द्वितीयक अंडाणु के चारों तरफ दो स्तर बन जाता है, एक आकोशिकीय स्तर और एक कोशिकीय स्तर। आकोशिकीय स्तर को कहते हैं बेटा जोना प्लेसुडा, और कोशिकी वाले कहते हैं कोरोना रेडियाटा। इस प्रकार से एक अंडाणु बनकर के अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं बेटा, फिर से पूरा समझा रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं बेटा, डायग्राम आप बना सकते हो अगर अंडजनन पूछेगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ध्यान सुनना, फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या क्या होता है। एक बच्ची के जन्म से पहले ही उसके अंडाशय में अंडजनन शुरू हो जाता है, मादा युग्मक बनना शुरू हो जाता है। तो बच्ची के अंडाशय में जन्म से पहले ही अंडजन कोशिका पाई जाती है। अंडजन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। संख्या बढ़ाने के बाद बच्चों क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की एक अवस्था होती है। अब इसको हम अंडजन कोशिका ना बोल करके प्राथमिक अंडाणु कहते हैं। प्राथमिक अंडाणु के चारों तरफ कोशिका का आवरण बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को कोशिका आवरण प्लस प्राथमिक अंडाणु को मिलाकर हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। ये लाखों की संख्या में होती है। बच्चे का जब जन्म होता है, किशोरावस्था में पहुंचती है, तब तक ये कुछ हजार प्राथमिक पुटिकाएं बचती हैं। इससे बेटा बच्चे की पीयूष ग्रंथि से निकलता है एफएसएच हार्मोन, जो कि प्राथमिक पुटिका में वृद्धि कराता है। तो प्राथमिक पुटिका को जैसे ही एफएसएच मिलता है, ये द्वितीयक पुटिका में बदल जाती है। द्वितीयक पुटिका में बदलती है तो क्या होता है, कड़िका में कोशिका बहुस्तरीय हो जाती है। एक अन्य स्तर आ जाता है, उसको हम प्रावरण कहते हैं, और इसका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो रुका हुआ था प्रारंभ हो जाता है। फिर ये और वृद्धि करके तृतीयक पुटिका बनाती है, जिसमें बच्चों दोहरा आवरण बन जाता है ये। ठीक है, एक को कहते हैं बाह्य आवरण, बाह्य प्रवरण, एक को कहते हैं अंतः प्रवरण। साथ ही साथ बेटा यहाँ गह्वर नाम की एक गुहा भी बन जाती है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम था वो कंप्लीट हो जाता है। दो कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका को कहते हैं द्वितीयक अंडाणु, छोटी कोशिका कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड, जो कि नष्ट हो जाता है। अब ये पुनः और वृद्धि करके बनाता है ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका में जो द्वितीयक अंडाणु था पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय शुरू करता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड पे आकर रुक जाता है, और उसके चारों तरफ दो आवरण बन जाता है, बिना कोशिका का आकोशिकीय जोना प्लेसुडा, और कोशिका कोरोना रेडियाटा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया रुकती है। और देखो ये सब लिखा भी हुआ है। अंडजनन क्या होता है, अंडजनन की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है। जितना मैंने बताया बेटा सब कुछ लिखा हुआ है, आपको इसी से लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, 20 से 30 लाख इनकी संख्या हो जाती है। मैंने बताया प्राथमिक पुटिका बहुत सारी बन जाती हैं। फिर क्या होता है, जब तक परिपक्वावस्था नहीं आता है तब तक ये क्या होता है, बनी रहती हैं। सारी बातें यहाँ लिखी बेटा, ठीक, सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। प्राथमिक गुसाइड बनाता है, दो बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, सब कुछ लिखा हुआ बेटा। ठीक है, बस इतना आप लिख लेना बस। क्लियर है? ठीक, तो ये था बच्चों अंडजनन। अब आओ बच्चों एक और प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार बेटा वीडियो दोबारा देखना। ठीक है बेटा, ये सब बुक में कैसे नहीं है, तुम अपनी एनसीईआरटी किताब खोलो। ठीक है, ये मेरा 10वां साल है, मुझे पता है एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता है। ठीक है, कहोगे कल लेके दिखा दूंगा। अब बच्चों अगला जो है वो है आर्तव चक्र। हाँ, ये डायग्राम ऐसे नहीं मिलेंगे। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। या जिसको हम कहते हैं मासिक चक्र, पीरियड्स आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। सुनना, बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। सुनना, क्या होता है आर्तव चक्र या मासिक चक्र, क्या होता है सुनना। लड़कियों में एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पीरियड्स। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं, मासिक चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है बेटा। जब कोई बच्ची किशोरावस्था में पहुंचती है ना,
तो जब कोई बच्ची किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसमें हार्मोन में परिवर्तन आते हैं। कोई मादा है, जब वो किशोरावस्था में पहुंचती है, मतलब 10, 12, 13 साल की होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आते हैं बेटा। तो किशोरावस्था में पहुंचने में क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। सर कहाँ परिवर्तन आते हैं? ये परिवर्तन आते हैं भैया, एक तो उसके हार्मोन में, उसके अंदर बनने वाले सारे हार्मोन में परिवर्तन आता है, पहली बात। साथ ही साथ कहाँ आता है, अंडाशय में परिवर्तन आता है। और कहाँ परिवर्तन आता है, गर्भाशय में परिवर्तन आता है, गर्भाशय में। तो जैसे ही कोई बच्ची किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसमें परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आते हैं उसके हार्मोन में, परिवर्तन आते हैं उसके अंडाशय में, परिवर्तन आते हैं गर्भाशय में। और ये परिवर्तन हर माह होते हैं। कब होते हैं भैया? ये परिवर्तन कैसे होते हैं? प्रत्येक 28 से 29 दिन, मतलब एक माह पे। तो हर 28 से 29 दिन पर ये परिवर्तन होते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों को हम मिला के क्या कहते हैं, ये परिवर्तन शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, फिर शुरू होते हैं, फिर खत्म होते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है चक्रीय, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं परिवर्तनों को हम कहते हैं मासिक चक्र। इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? मासिक चक्र कहते हैं। अब जब कोई बच्ची को सबसे पहला मासिक चक्र आता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पीरियड्स कहते हैं, क्या परिवर्तन आता है बताते हैं। सबसे पहला मासिक चक्र आता है, वेरी फर्स्ट। तो सबसे पहला जो मासिक चक्र होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं रजो दर्शन या मेनार्क। जो सबसे पहला आता है जीवन में, उसे कहते हैं रजो दर्शन। अब मैं आपको सब पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल में, पर ध्यान सुनना। ये प्रक्रिया कब तक आता है, होती है? देख, मतलब एक महिला को पीरियड्स कब तक होते हैं? जब तक क्या होता है, जब तक 45 से 50 साल की नहीं हो जाती है। तो जब कोई महिला 45 से 50 साल की हो जाती है, तो ये उसका पीरियड्स यानी कि मासिक चक्र रुक जाता है। तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है, तब नहीं आते, रुक जाते हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों रजो निवृत्ति या मीनोपॉज। ठीक, क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है सर, आपका तारा काम नहीं कर रहा है कृष्णा कुमार, हम बोल देते हैं कि इनका तारा सही करो। ठीक है, हम बता रहे हैं बेटा, निषेचन के पश्चात मासिक चक्र रुक जाता, बताएंगे भी। ठीक है, अभी निषेचन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इस तरह से होती है। अब इसमें होता क्या बच्चों, ध्यान से देखना। ये प्रक्रिया में होता क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, मान लेते एक बच्ची, तो इसमें क्या क्या होगा भैया, ध्यान से देखना। तो एक फीमेल है, तो अब इसमें क्या होगा, किशोरावस्था में पहुंचने पर कुछ परिवर्तन आएंगे। ठीक, क्या परिवर्तन आएंगे देखना। ठीक है, तो मान लेते हैं भैया यहाँ पे क्या है, एक फीमेल है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ठीक है, जैसे ही ये बच्ची पहुंचेगी 9 से, नहीं 9 तो बहुत हो गया, लगभग 10 से लेकर के 12-13 वर्ष की उम्र पहुंचती है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। तब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कब तक चलती है बच्चों? ये प्रक्रिया चलती है 45 से 50 साल में। ठीक है, अब सुनना, पीरियड्स में पेन क्यों होता है सब बताएंगे बेटा, सब बताने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इस महिला के अंदर, इस बच्ची के अंदर क्या है, गर्भाशय है। ये इस बच्ची का गर्भाशय है, ये क्या बेटा, गर्भाशय। और इसी गर्भाशय के पास क्या है, अंडाशय।
ये है अंडाशय, ये है अंडाशय। ठीक, अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये गर्भाशय है। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, आप गर्भाशय के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक, ये गर्भाशय है। ठीक, अब इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक, ध्यान से देखना। जैसे ही कोई बच्ची 12-13 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तो उसके दिमाग में, यहां पर मस्तिष्क में एक पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं, बाहर दिखा बेटा, तिल नहीं है, एक ग्रंथि होती है, हमारे पास, आपके पास, सबके पास होती है, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। उसे कहते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि। अब इस पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, इससे निकलता है कुछ हार्मोन। कौन सा, एफएसएच। तो यहां बच्चों एक हार्मोन निकलता है एफएसएच और एलएच, इससे दो हार्मोन निकलते हैं बच्चों, एफएसएच एलएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन निकलते हैं। अब ये हार्मोन ब्लड के थ्रू कहां पे जाते हैं, ये हार्मोन ब्लड के थ्रू जाएंगे अंडाशय पर। कहां जाते हैं बेटा, अंडाशय पर, ये काम करते हैं अंडाशय पर। तो जब ये अंडाशय पर जाते हैं तो अंडाशय से दो हार्मोन निकलता है बच्चों। पहला निकलता है एस्ट्रोजन, तो पहले निकलता है बच्चों एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलता है। ठीक, अब एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन निकलता है क्या काम करता है, ये हार्मोन जाता है और ये काम कराता है भैया क्या, ये जो अंतः स्तर होता है गर्भाशय ना, इसको एकदम मोटा बना देता है। गर्भाशय का अंतः स्तर मैंने बताया था, गर्भाशय की दीवार बड़ी मोटी होती है, उसको मोटा बना देता है। और साथ ही साथ क्या करता है बच्चों, ये हार्मोन इस अंडाशय के अंदर बनाता है एक ग्राफियन पुटिका। जो मैंने आपको बताया था ना, ग्राफियन पुटिका बनती है, ग्राफियन पुटिका बनाता है। याद आया बच्चा आपको, ग्राफियन पुटिका बनना शुरू हो जाती है। अभी भी बताया था ग्राफियन पुटिका क्या होती है, इधर देखो, फोटो में देखो, ये ग्राफियन पुटिका बनाता है। पहले प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से ग्राफियन पुटिका बनाता है। ठीक, ये प्रक्रिया चलती है 5-6 दिन तक। ठीक, तो ये ग्राफियन पुटिका बन जाती है। अब इस दौरान बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, एक युग्मक बन जाता है, एक युग्मक बन जाता है। ग्राफियन पुटिका के अंदर युग्मक होता है, युग्मक बन जाता है। और इस दौरान क्या होता है, ये जो गर्भाशय का अंतः स्तर एकदम मोटा हो जाता है। इस प्रक्रिया में, ये अंतः स्तर को बनने में, ग्राफियन पुटिका के बनने में, और ये सारी प्रक्रिया में लगभग लग जाता है 28 से 29 दिन, ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन 29 दिन के बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कुछ हार्मोन और बनते हैं, एस्ट्रोजन भी बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, दो हार्मोन बनते हैं। तो ये हार्मोन लगभग 28 दिन तक एकदम हाई रहते हैं, सारे हार्मोन एकदम हाई रहते हैं। लेकिन 28 दिन के बाद बच्चों ये हार्मोन कम हो जाते हैं। 28 दिन बाद क्या होता है बच्चों, ये हार्मोन समाप्त हो जाते हैं। जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बेटा ये समाप्त हो जाता है। जैसे ये हार्मोन समाप्त होता है, गर्भाशय का जो अंतः स्तर है ना, गर्भाशय के अंदर की दीवार वो टूट जाती है। अब आप खुद सोचो, कोई आपका मांस तोड़ेगा, नोचेगा तो दर्द होगा ना, तो गर्भाशय का अंतः स्तर टूटता है। तो गर्भाशय का अंतः स्तर टूटता है तो वो ब्लड के फॉर्म में योनि से बाहर आता है, और इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। और इसीलिए पेन होता है, क्योंकि गर्भाशय का अंतः स्तर टूटता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक, तो 1 मंथ में होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या सुनना, ये लगभग 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लगभग 28 दिन की प्रोसेस होती है। ठीक, ठीक, इसमें होता क्या है, पहले 5 दिन तक बच्चों क्या होता है, ये जो हार्मोन है एफएसएच, एलएच, ये अंडाशय, ये रुको, यहां नहीं बनाते, इसको हटा दे, इसे अगले पेज में बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा चाहिए। ये बात समझे, ये अंतः स्तर टूटता है भैया, इसलिए दर्द होता है। ठीक, फिर पुनः क्या होगा, फिर वही होगा, एफएसएच आएगा, अंतः स्तर पुनः बन जाएगा, ये सारे हार्मोन आएंगे, अंडा से एक अंडाणु बनेगा, फिर टूट जाएगा। हर ये 30 दिन पर, 28 दिन पर प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो होता क्या बच्चों, देखो होगा क्या, मान लेते हैं दिन लिख लेते हैं, ये 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, लगभग 28 दिन की क्या होती है बच्चे, प्रोसेस होती है। अब इस दौरान क्या क्या होगा,
हार्मोन है कौन कौन से, एक है आपका एफएसएच, एफएसएच हो गया, एक है एलएच। ठीक, यहां पे अंडाशय, मैं बताने वाला हूं कि किस दिन पर क्या क्या होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और ये है गर्भाशय का अंतःस्तर, गर्भाशय का जो अंदर की दीवार है उसे अंतःस्तर कहते हैं, एंडोमेट्रियम। अब होता क्या है बच्चों, पहला दिन कौन सा होता है, कोई तारीख होती है, तारीख नहीं बेटा, जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है योनि से, वेजाइना से, उसी को हम कहते हैं पहला दिन। तो पहले दिन बेटा एफएसएच एलएच एकदम सामान्य रहता है, 5वें दिन तक सब नॉर्मल रहता है, एफएसएच भी सामान्य, एलएच भी सामान्य। अंडाशय में कोई परिवर्तन नहीं होता, अंडाशय एकदम शांत रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है 5 दिन तक। एस्ट्रोजन हार्मोन एकदम सामान्य रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम सामान्य रहता है, और गर्भाशय का अंतःस्तर से टूट के बाहर निकलता है, गर्भाशय का अंतःस्तर से टूट करके निकलता रहता है ब्लड के फॉर्म में 1 से 5 दिन, किसी में 1, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन। तो 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, और इसे कहते हैं मासिक या ऋतु स्त्राव, इसे ऋतु स्त्राव कहते हैं। लगभग 5 दिन तक प्रक्रिया चलती है। 5वें दिन के बाद यह हार्मोन एफएसएच उठना शुरू हो जाता है, ये एफएसएच बढ़ना शुरू हो जाता है, और लगभग 13 दिन तक बढ़ता रहता है। जैसे जैसे एफएसएच बढ़ता है बच्चों, तो ये जो प्राथमिक पुटिका है अंडाशय के अंदर, वो द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक में, तृतीयक से ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका और ग्राफियन पुटिका बन जाती है। और इस दौरान एस्ट्रोजन का स्तर ही बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है, वैसे वैसे गर्भाशय का अंतःस्तर जो टूट के निकल गया था दोबारा बन जाता है, वो दोबारा बन जाता है, अंतःस्तर दोबारा बन जाता है। 14 इस दौरान क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, इस दौरान ये जो है ना, एलएच का स्तर एकदम नॉर्मल रहता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन 14वें दिन पर अचानक से एलएच का स्तर बढ़ जाता है। तो जैसे बेटा एलएच का स्तर ऐसे बढ़ता है, तो ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है, फट जाती है बच्चों, तो इसके अंदर जो द्वितीयक अंडाणु था बाहर आ जाता है। इस घटना को कहते हैं बच्चों अंडोत्सर्ग, 14वें दिन पर होता है। और अब क्या होगा, अब ये वाला हार्मोन यानी कि एफएसएच कम होता चला जाएगा, और ये एलएच बढ़ता चला जाएगा। ग्राफियन पुटिका में से अंडाणु निकल गया, जो बचा पार्ट है उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना शुरू कर देता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन अब कम होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, अंतःस्तर जो बन गया उसको बनाए रखता है, इस अंतःस्तर को और मोटा कर देता है, बनाए रखता है। लेकिन 28वें दिन तक आते आते क्या होता है, ये जो एलएच, ठीक है, ये जो एलएच हार्मोन है ये डाउन हो जाता है, और जब एलएच हार्मोन डाउन हो जाता है तो ये जो एफएसएच है ये भी डाउन हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम 28वें दिन तक आते आते पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो एफएसएच, इसके कार्पस ल्यूटियम खत्म होने की वजह से ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन भी डाउन हो जाता है, और ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन ही था जो क्या करता था, जो कि बनाए रखता है अंतःस्तर को, तो ये टूटना शुरू हो जाता है। जब टूटना शुरू हो जाता है बच्चों, तो पुनः क्या होता है, पुनः से यहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र की इस पूरी अवस्था को मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है, यही मैंने आपको बना करके दिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे मासिक चक्र वाली अवस्था चलती है। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग कैसे होती है, क्या होता है, आपको मैंने बताया था। ठीक, तो इसे कहते हैं बच्चों मासिक चक्र। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मासिक चक्र के बारे में पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये वाला डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, इसे समझाने के लिए था कि मासिक चक्र कैसे होता है, लेकिन ये वाला जो है अभी आपको बनाना है, ये डायग्राम जरूरी है। ठीक, गुड, चलो अब इसके बारे में लिखना है बेटा, इसे आर्तो चक्र भी कहते हैं, लिखा था हाँ। अब आर्तो चक्र के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब शुरू होता है, 12 से 13 वर्ष की शुरू होता है, 45 से 50 तक में बंद हो जाता है, गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, लगभग 28 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद रुधिर का स्त्राव हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले वाले को बेटा हम रजो दर्शन कहते हैं, अंतिम वाले को रजो निवृत्ति कहते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब भैया देखो, अब हम बात करते हैं बच्चों निषेचन की।
निषेचन कैसे होता है। एक टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास बस छोटा सा टॉपिक बचेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं बेटा, फिर समझा देते हैं, एक बार फिर समझते हैं। ये 1 से लेकर के 28 दिन तक की प्रक्रिया होती है। अब सुनना, पूरी तरह हार्मोन पर निर्भर होती है। कहाँ कहाँ परिवर्तन आता है, महिला के दिमाग से निकलने वाले हार्मोन, दिमाग मतलब पीयूष ग्रंथि से, महिला के अंडाशय में परिवर्तन आता है, महिला के अंडाशय में निकलने वाले हार्मोन परिवर्तन आता है, और अंतःस्तर जो गर्भाशय होता है उसमें परिवर्तन आता है। 28 दिन के अंदर कुछ कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं सर, तो सुनना, 1 से 5 दिन तक हार्मोन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंडाशय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंडाशय के हार्मोन कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अंतःस्तर टूट के बाहर निकलता रहता है खून के रूप में योनि से। 5वें दिन के बाद बच्चों एफएसएच बढ़ना शुरू करता है। जब एफएसएच बढ़ता है तो प्राथमिक पुटिका द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफियम बदलती है, और ये पुटिका बनती है तो एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है तो अंतःस्तर दोबारा बन जाता है। 14वें दिन पर एलएच का अचानक से बढ़ाव हो जाता है, और ये ग्राफियम पुटिका फट जाती है, इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। जो अंडाणु होता है वो चला जाता है फैलोपियन नलिका में, और जिसका बचा पार्ट है वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। बचे पार्ट को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये एलएच बढ़ता है तो कार्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो अंतःस्तर बना रहता है। 28वें दिन तक आते आते बच्चों ये कार्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाता है, और उसके बाद बच्चों ये प्रोजेस्टेरॉन समाप्त हो जाता है। उसके बाद सारे हार्मोन रुक जाते हैं, और ये जैसे प्रोजेस्टेरॉन खत्म होता है ये अंतःस्तर टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, फिर से पहला दिन शुरू हो जाता है। तो ये लगभग ये देखो 14वें दिन पे अंडाणु बन गया, और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। ठीक, अब आओ बच्चों हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, हमारे पास समय है बिल्कुल। निषेचन क्या होता है, तो निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ध्यान सुनना। ठीक है, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। भैया देखो, लड़का और लड़की दोनों में आपने देख लिया युग्मक कैसे बनते हैं। नर के अंदर नर युग्मक शुक्राणु कैसे बनते हैं, मादा के अंदर अंडाणु कैसे बनते हैं। अब बच्चों मान लेते हैं पति पत्नी, ठीक, पति पत्नी यानी कि दंपत्ति। ध्यान से देखना, लिखना नहीं, सुनो। अब पति के अंदर शुक्राणु बन चुके हैं, और इस महिला के अंदर अंडाणु बन गए इसकी पत्नी के अंदर। ठीक, अब इनको संतान चाहिए, तो पति पत्नी यानी कि यहाँ पे मादा और नर जो है इनके मध्य में एक प्रक्रिया होती है, इसे मैथुन कहते हैं। ठीक है, मैथुन शारीरिक संबंध, आम बोलचाल भाषा में जिसको हम सेक्स कहते हैं। ठीक, मैथुन होगा शारीरिक संबंध। तो जब शारीरिक संबंध इनके बीच में बनेंगे, जिसमें पुरुष क्या करता है, पुरुष अपने शिशन को यानी पेनिस को योनि में प्रवेश कराता है, वेजाइना में। तो भैया अब क्या होगा, यहां देखो, जैसे मान लेते हैं यह है मादा का जनन तंत्र। ध्यान से देखना, आप जानते हैं गर्भाशय ऐसे अंदर की ओर जाकर के नीचे की ओर पतला हो जाता है, उसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, और फिर यहाँ पे योनि बनाता है, इसे हम कहते हैं योनि। ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं योनि। ठीक, ये गर्भाशय का अंतःस्तर है। यहाँ पे है भैया अंडाणु। ध्यान से देखना निषेचन कैसे होता है। ठीक, तो पुरुष क्या कराता है, पुरुष अपने शिशन को प्रवेश कराता है योनि में, और यहाँ पे शुक्राणु को स्खलित कर देता है। एक बार में बच्चों मिलियंस ऑफ, एक बार में, ठीक है, लगभग 230 मिलियन। अब आप खुद सोच लो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। शुक्राणु एक बार में पुरुष के द्वारा योनि में स्खलित किए जाते हैं, इजैकुलेट किए जाते हैं। अब ये शुक्राणु गति करते हैं, शुक्राणु के पास पूंछ होती है, गति करते हैं। तो बेटा ये गति करके पहुंचते हैं गर्भाशय पर, और गर्भाशय तक पहुंचते कितने, केवल और केवल 10,000। तो गर्भाशय तक पहुंचते हैं केवल 10,000, और उसके बाद इस 10,000 में से भी कुछ 20-30 पहुंचते हैं फैलोपियन नलिका में, और यहां अंडाणु है, तो यही फैलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन होता है। तो ये शुक्राणु पहुंचा, और यहीं पे क्या होता है, ये अंडवाहिनी जो है इस पे निषेचन होता है।
इसी अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है, यहाँ पे निषेचन होता है। अंडाणु जो होता है 14वें दिन पर पे यहाँ अंडाशय से निकल करके फैलोपियन नलिका में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। पूछ रहा है सर महिलाओं का दिमाग होता है, मम्मी से पूछो, कितनी पिटैया करेंगी ना तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी। ठीक है, अब सुनो, यहां पे ये शुक्राणु पहुंचा, एक शुक्राणु पहुंचा है, अब शुक्राणु क्या करता है बच्चों, शुक्राणु का एक्रोसोम जो होता है ना वो एंजाइम निकालता है। शुक्राणु के एक्रोसोम से एंजाइम निकलते हैं, मैंने बताया था एंजाइम निकलते हैं। और ये है अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु, जो कि मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था। इसके चारों तरफ होता है अंडावरण यानी जोना प्लेसुडा, और दूसरा होता है बच्चों उसे कहते हैं कोरोना रेडियाटा। दो आवरण होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों निषेचन से पहले क्या होता है, यह है कोरोना रेडियाटा। और इसे कहते हैं जोना प्लेसुडा। जोना प्लेसुडा। अब ये क्या करता है बच्चों, सबसे पहले जब शुक्राणु आता है तो इसका अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होता है जो रुका हुआ था। और यहां बनता है बच्चों एक अंडाणु, तो ये अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है, द्वितीयक अंडाणु बनाता है अंडाणु। और ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु अपने एक्रोसोम से निकालता है कुछ एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये एंजाइम इसकी इस दीवार को तोड़ता है, कोरोना रेडियाटा को और जोना प्लेसुडा को तोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है भैया, इन दोनों के मध्य में इनका जो केंद्रक है वो आपस में मिल जाता है। और क्या बनता है बच्चों, इसके फलस्वरूप बनता है युग्मनज। निषेचन के बाद युग्मनज बन जाता है, जिसमें क्या होता है 2n होता है। ठीक, चलो बच्चों समय समाप्त हो गया है, कल पढ़ेंगे, इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, मुझे लगा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक बचा हुआ है, बच्चे का जन्म कैसे होता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कल पढ़ के बेटा इसे खत्म कर देंगे। निषेचन के बारे में लिखा बेटा पढ़ लेना, निषेचन के बारे में लिखा बेटा पढ़ लेना। कल चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद। ठीक, तो बच्चों आज आपने मासिक चक्र के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कल बेटा अध्याय 4 शुरू करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।